अनुपमा रात के अंधेरे में जाग रही थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, राधिका ने इतने दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया। शादी के बाद तो वो हर रोज़ मुझसे बात करती थी, हंसते हुए अपनी नई दुनिया के किस्से सुनाती थी। फिर अचानक ये चुप्पी क्यों। पलंग पर करवट बदलते बदलते उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी मोबाइल की घंटी ने पूरे कमरे का सन्नाटा तोड़ दिया। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन देखी, राधिका। उसका दिल धक धक करने लगा। फोन उठाते ही उधर से किसी के रोने की आवाज आई। भाभी, मैं राधिका बोल रही हूँ। अनुपमा के रोंगटे खड़े हो गए। राधिका, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। ये लोग मुझे हर दिन गालियां देते हैं, मुझे अनपढ़ गवार कहते हैं और मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं, मारते पीटते भी हैं। मैं अब और नहीं सह सकती। भाभी, अगर आपने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चुप हो जा राधिका, ऐसी बात मत कर। अनुपमा ने कांपते हुए कहा, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तू सिर्फ हिम्मत रख, कल सुबह सबसे पहले तुझे लेने आती हूँ। बस तू कोई भी गलत कदम मत उठाना। राधिका रोते रोते बोली, भाभी, मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब मेरा दम घुट रहा है। इन लोगों को मेरा दर्द नहीं दिखता। ये कहते हैं कि मैं उनके बेटे के लायक नहीं, क्योंकि मैं छोटे शहर की लड़की हूँ। दहेज चाहे कितना भी दिया हो, उनके लालच की भूख खत्म नहीं होती। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। राधिका, तू मेरी बहन जैसी है। मैं तुझे इस नरक से निकाल कर रहूंगी, चाहे मुझे पूरे समाज से लड़ना पड़े। फोन काटने के बाद अनुपमा देर तक खिड़की के पास बैठी रही। उसे वो दिन याद आ गया जब राधिका की शादी हुई थी। घर में जश्न का माहौल था, बैंड बाजे बज रहे थे और लोग कह रहे थे, देखो कितनी भाग्यशाली है राधिका, जो इतने बड़े घर में शादी हुई है। अब तो इसकी किस्मत चमक जाएगी। अनुपमा भी खुश थी। उसने राधिका को दुल्हन के जोड़े में सजाया था। राधिका, आज तू कितनी सुंदर लग रही है। ससुराल वाले तुझे अपनी आंखों पर बिठाएंगे। लेकिन किसे पता था कि वही ससुराल वाले राधिका के लिए कैद खाना बना देंगे। सुबह होते ही अनुपमा ने अपने पति से बात की। सुनो, कल रात राधिका का फोन आया था। वो बहुत तकलीफ में है, हमें उसे तुरंत वहां से निकालना होगा। पति ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा, अनुपमा, तू क्यों हर बात में दखल देती है? हर ससुराल में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। वो लोग खुद देख लेंगे। अनुपमा ने गुस्से में कहा, छोटी मोटी बातें? औरत को रोज गाली देना, मारना, पीटना छोटी बात है? अनुपमा ने तय कर लिया, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैं राधिका को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर आज मैंने चुप्पी साध ली तो क्या पता कल को राधिका अपनी जान दे दे। दूसरी ओर राधिका अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी। उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे। सास ने दरवाजा खोलकर कहा, अब रोना धोना बंद कर। क्यों तू हमारी इज्जत का सत्यानाश कर रही है? हमारी सोसाइटी में सब हंसते हैं कि हमने कैसी गंवार बहू लाई है। राधिका की सास का हर शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लग रहा था। पति भी माँ बाप के कहने पर उसे कोसता। राधिका ने मन ही मन कहा, अगर भाभी ने मेरा साथ ना दिया तो शायद मैं सच में जी नहीं पाऊंगी। अनुपमा ने अपने सास ससुर को सारी बात बताई। राधिका की माँ सुनकर सन्न रह गई। क्या कह रही हो बहू? हमारी बिटिया पर इतना अत्याचार हो रहा है और हमें खबर तक नहीं। अनुपमा बोली, माँ जी, अगर हम सब चुप रहे तो राधिका बर्बाद हो जाएगी। हमें मिलकर उसे बचाना होगा। सुबह से ही अनुपमा का मन बेकाबू था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस चिंता थी। राधिका की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, भाभी, अगर आपने मुझे नहीं निकाला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने चाय का प्याला हाथ में लिया, लेकिन एक घूंट भी गले से नीचे नहीं उतारा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, राधिका को बचाना है। इधर राधिका के घर में हालात और बिगड़ गए थे। उसकी सास सुबह सुबह ही चिल्लाने लगी, इतनी देर तक क्यों सोई रहती है? काम नहीं करना है क्या? ऐसा लग रहा है घर में बहू नहीं बोझ लाई हूँ।
राधिका के पति आलोक ने भी गुस्से में कहा, मेरे दोस्तों की बीबियां कितनी स्मार्ट हैं और ये ना कपड़े ठीक से पहन पाती है, ना ढंग से बोल पाती है। तेरी जैसी लड़की से तो शादी करना ही मेरी गलती थी। राधिका की आंखें भर आई। उसने डरते डरते कहा, मैं कोशिश करती हूँ सब ठीक करने की, लेकिन आप लोग मुझे मौका ही नहीं देते। सास ने ताना मारा, मौका? तुझे यहाँ रहने का मौका मिल रहा है, यही बहुत है। उसका मन चीखने को हुआ, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे भाभी के शब्द याद थे, हिम्मत रख, मैं तुझे बचाऊंगी। अनुपमा ने अपने पड़ोस की एक सहेली से बात की, राधिका की हालत बहुत खराब है, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। उसने डरते डरते कहा, लेकिन बहन, लोग क्या कहेंगे? अगर तू उसे ससुराल से निकाल ले आई तो समाज तुझे ही दोष देगा, और फिर तू जानती है, औरतों की लड़ाई में औरतें ही सबसे बड़ी दुश्मन बनती हैं। अनुपमा ने गहरी सांस ली। हाँ, जानती हूँ, लेकिन अगर हम सिर्फ समाज की परवाह करेंगे तो हमारी बेटियां कब तक जलती रहेंगी? कोई तो शुरुआत करनी होगी। अनुपमा ने तय किया कि वो बिना बताए राधिका के घर जाएगी। उसने ऑटो लिया और सीधे उसके घर पहुंची। दरवाजा खुला तो राधिका की आंखों में आंसू तैर रहे थे। भाभी, आप? अनुपमा ने उसे गले लगा लिया। तू इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है? देख, तेरे चेहरे पर कितने निशान हैं। कब तक ये सहती रहेगी? राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, मैं चुप इसीलिए रही क्योंकि मुझे डर था कि लोग कहेंगे मैं अपने मायके वालों पर बोझ बन गई, पर अब मेरा जीने का मन ही नहीं करता। अनुपमा ने उसके आंसू पोंछे। पागल, तू बोझ नहीं है, तू इस घर की इज्जत है। अगर तुझे लगता है कि यहाँ तेरा दम घुट रहा है तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। इसी बीच राधिका की सास वहां पर आ गई। ओहो, तो ये खेल हो रहा है। भाभी आकर बहू को भड़का रही हैं। अनुपमा ने सख्त लहजे में कहा, मैं भड़काने नहीं आई हूँ, मैं बस ये पूछने आई हूँ कि आप लोग क्यों मेरी ननद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या उसने आपसे कभी बुरा बोला? क्या उसने घर का काम छोड़ दिया? सास चिल्लाई, अरे तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? ये हमारा घर है और यहाँ सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। अगर तुम्हारी ननद को इतना ही दुख है तो चली जाओ इसे लेकर, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। राधिका का दिल धड़क उठा। अनुपमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं इसे लेकर जा रही हूँ, और सुन लीजिए, अगर आगे से इसे तंग करने की कोशिश की तो मैं सीधा पुलिस में शिकायत करूंगी। अनुपमा जब राधिका को लेकर निकली तो पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गईं। सबने कुछ ना कुछ बोला। अनुपमा ने सबकी ओर देखते हुए कहा, घर बसाना औरत के अकेले का काम नहीं होता। अगर ससुराल वाले इज्जत और प्यार ना दे तो वो घर नहीं जेल हो जाती है, और मैं अपनी ननद को जेल में नहीं रहने दूंगी। लोग खुसुर फुसुर करते रहे, लेकिन अनुपमा का चेहरा दृढ़ था। जब राधिका अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। बिटिया, तूने हमसे क्यों छुपाया इतना दर्द? तूने तो हमें हमेशा हंसकर ही फोन किया। राधिका ने रोते रोते कहा, माँ, मैं नहीं चाहती थी कि आप दुखी हों, पर अब सहना मुश्किल हो गया था। अनुपमा ने सबको समझाया, अब हमें राधिका के लिए मजबूती से खड़ा होना होगा। ये सिर्फ हमारी बेटी की लड़ाई नहीं है, हर उस बेटी की लड़ाई है जिसे समाज दहेज और अपमान के बोझ तले कुचलना चाहता है। राधिका अपने मायके आ चुकी थी, लेकिन मायके का आंगन, जो पहले हंसी खुशी से गूंजता था, अब बोझिल और भारी लग रहा था। हर कोई चुप था। माँ पिता को चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। भाई सोच रहा था हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। केवल अनुपमा ही थी जिसके चेहरे पर हिम्मत की चमक थी। उसने सबको समझाया, इज्जत वो होती है जिसमें इंसान जिंदा रहे। अगर बेटी रोज रोज मर रही है और हम चुप बैठे हैं तो ये इज्जत नहीं, कायरता है। कुछ दिनों बाद रिश्तेदार घर आने लगे। किसी ने ताना मारा, इतना दहेज देने के बाद भी ये ससुराल में क्यों नहीं निभा पाई? जरूर इसमें ही कमी होगी, दूसरी बुआ बोली। औरत को तो बस सहना ही पड़ता है। शादी तो 7 जन्मों का बंधन है, ऐसे ही कौन छोड़ देता है? अनुपमा से रहा नहीं गया। उसने सबके सामने कहा, अगर 7 जन्मों का बंधन है
तो क्या इसमें अत्याचार भी झेलना होगा? क्या शादी का मतलब औरतों की जिंदगी बर्बाद करना है? अगर बेटे की गलती हो तो भी बहू को दोषी ही क्यों ठहराया जाता है? रिश्तेदार चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर साफ था कि वे अनुपमा को बागी औरत मानने लगे थे। राधिका अपने कमरे में बैठी रो रही थी। भाभी सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से माँ पिताजी सबकी बातें सुन रहे हैं। काश मैं चुपचाप सह लेती। अनुपमा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं राधिका, ये मत सोच कि तू बोझ है। अगर तूने चुप रहकर सहा होता तो शायद आज जिंदा भी नहीं होती। तूने हिम्मत दिखाई है और याद रख, सच में वही औरत बहादुर है जो अपनी आवाज उठाती है। इसी बीच राधिका का पति आलोक अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आया। उसने गुस्से में कहा, हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया तुम लोगों ने। मोहल्ले में सब कहते हैं कि हमारी बहू भाग गई। इसे वापस भेजो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पिताजी ने डरते डरते कहा, बेटा लड़की को संभालना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन अगर तू इसे रोज मारता पीटता रहेगा तो हम कैसे भेजें? पति ने ताना मारा, मारपीट ये सब बहाने हैं। असलियत ये है कि इसे शहर की लाई पसंद नहीं आई। इसे मायके में ही रहना है। अनुपमा बीच में बोली, झूठ बोलना छोड़ो। अगर तुम में हिम्मत है तो सच्चाई मानो। तुम लोगों ने इसे दहेज के लालच में सताया। तुमने इसे गवार कहा, नौकरानी की तरह काम करवाया। अगर आज ये वापस गई तो कल इसकी लाश लौटेगी। आलोक तिलमिला गया। तुम औरत होकर हमें सिखाओगी? हम जब चाहे इसे तलाक दे देंगे। अनुपमा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तलाक दे दोगे तो अच्छा ही है, कम से कम इसकी जिंदगी बच जाएगी। और हाँ, अगर इसे तंग किया तो मैं पुलिस और कोर्ट तक जाऊंगी। कानून अब चुप नहीं बैठेगा। आलोक और उसके रिश्तेदार गुस्से में चले गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए, देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारी इज्जत से खेलने की कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। अनुपमा जानती थी कि अब मामला आसान नहीं रहेगा। उसने ठान लिया कि अब वो कानूनी रास्ता अपनाएगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। औरतें आपस में कानाफूसी करती, देखा, लड़की अपने घर बैठी है, कैसी निकम्मी निकली। और वो उसकी भाभी अनुपमा सबको भड़काती फिरती है। अनुपमा को ये सब सुनाई देता था, मगर उसने हर बार मुस्कुरा कर कहा, अगर सच बोलना भड़काना है तो हाँ, मैं सबको भड़काऊंगी, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। एक रात राधिका ने अनुपमा से कहा, भाभी मुझे डर लगता है, अगर उन्होंने सच में तलाक दे दिया तो मेरा क्या होगा? लोग कहेंगे कि मैं अपशगुनी हूँ। अनुपमा ने उसके आंसू पोंछे। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। तू सोच कि तेरी जिंदगी तेरे लिए क्या कहेगी। तू चाहे तो फिर से पढ़ सकती है, नौकरी कर सकती है, अपनी पहचान बना सकती है। तलाक अपमान नहीं, एक नई शुरुआत है। राधिका पहली बार मुस्कुराई। क्या सच में मैं फिर से जी सकती हूँ भाभी? भाभी ने गले लगाते हुए कहा, हाँ राधिका, तू फिर से जी सकती है, और इस बार अपनी शर्तों पर। अनुपमा ने तय किया कि राधिका को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। उसने उसे कहा, कल से तू मेरे साथ चलेगी। हम एक कंप्यूटर कोर्स में तेरा नाम लिखाएंगे। तू पढ़ाई करेगी और नौकरी ढूंढेगी। राधिका की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। भाभी, आपने मुझे जिंदगी वापस दे दी। सुबह की हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। राधिका खिड़की पर खड़ी आसमान देख रही थी। बहुत दिनों बाद उसे लगा जैसे जीवन में सचमुच कोई नई शुरुआत होने वाली है। भाभी की बात उसके कानों में गूंज रही थी, तू फिर से जी सकती है, और इस बार अपनी शर्तों पर। उसने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उदास था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद की लौ जल चुकी थी। अनुपमा उसे पास के एक इंस्टीट्यूट में ले गई। क्लासरूम में 20-25 लड़कियां और लड़के बैठे थे। राधिका दरवाजे पर खड़ी संकोच कर रही थी। भाभी, मुझे डर लग रहा है, इतने लोगों के बीच में कैसे पढ़ पाऊंगी? अनुपमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। डरने की जरूरत नहीं है, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। याद रख, तू अकेली नहीं है, मैं यहीं बाहर बैठी हूँ। राधिका धीरे धीरे अंदर गई और एक कोने में बैठ गई। शुरू शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया,
लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इधर मोहल्ले में लोग फिर कानाफूसी करने लगे। अरे देखा, अपना घर छोड़कर मायके में रह रही है और अब पढ़ाई करने चली है। इसमें इसकी भाभी का हाथ है, वही तो उसे भड़का रही है। अनुपमा ने ये सब सुना। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर पढ़ाई करना भड़काना है तो हाँ, मैं हर औरत को भड़काऊंगी, क्योंकि औरत की ताकत उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता है। कुछ ही दिनों बाद फिर से आलोक 2-3 दोस्तों के साथ उसके मायके पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, क्यों तू हमें बदनाम करने पर तुली है? अब क्लास करने भी जाएगी, मोहल्ले के लोग कहेंगे कि मेरी बीबी नौकरी करेगी। हमारे खानदान में औरतें घर से बाहर काम नहीं करती। राधिका डर गई, लेकिन इस बार अनुपमा बीच में आ गई। औरत नौकरी करे या ना करे ये उसका हक है। तुम लोगों ने उसे जीने नहीं दिया, अब हम उसे रोकने नहीं देंगे। अगर फिर धमकी दी तो सीधे थाने में रिपोर्ट कर दूंगी। आलोक धमकियां देकर चला गया और राधिका के मन में डर बैठ गया। अनुपमा ने गंभीर स्वर में कहा, तू मान ले कि भगवान ने तुझे दूसरी जिंदगी जीने का मौका दिया है। तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। कुछ हफ्तों में राधिका ने कंप्यूटर बेसिक सीख लिया। इंस्टीट्यूट की टीचर ने कहा, तुम मेहनती हो, अगर चाहो तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हो। धीरे धीरे पार्ट टाइम नौकरी भी मिल जाएगी। राधिका की आंखों में चमक आ गई। शाम को उसने भाभी से कहा, भाभी अगर सच में मैं कमाने लगी तो माँ पिताजी को अब शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो कह सकेंगे कि उनकी बेटी खुद के पैरों पर खड़ी है। अनुपमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बिल्कुल, यही तो मैं चाहती हूँ और यही तेरी असली जीत होगी। इसी बीच कुछ रिश्तेदार फिर घर आए। देख बहू, लड़की का घर टूटना अच्छा नहीं होता। मान मनौवल कर उसे वापस भेज दो, समाज में हमारी इज्जत बनी रहेगी। अनुपमा ने साफ जवाब दिया, अगर लड़की का घर टूटा तो समाज की इज्जत जाएगी, और अगर लड़की की जान चली गई तो हमारी बेटियों की जिंदगी समाज की इज्जत से बड़ी है। भाभी, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी जहां मेरी इज्जत नहीं है। कुछ दिनों बाद राधिका ने मोहल्ले के 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पहली बार जब उसे 500 रुपए मिले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वो नोट अपनी भाभी के हाथ में रखी। भाभी, ये मेरी पहली कमाई है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे संभाल कर रखें। अनुपमा ने प्यार से कहा, नहीं राधिका, ये तेरी मेहनत का फल है, इसे तू अपनी मुट्ठी में रख। यही तेरा पहला कदम है खुद की पहचान बनाने की ओर। धीरे धीरे राधिका का आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती थी। वो भाभी से कहती, भाभी, अब मुझे लगता है कि मैं सच में जी सकती हूँ। अब मैं सिर्फ किसी की बीवी या बहू नहीं, बल्कि अपनी पहचान वाली राधिका बनना चाहती हूँ। अनुपमा उसे गले लगाकर कहती, यही तो मैं चाहती थी, यही तेरी असली जीत है। राधिका अब रोज क्लास और ट्यूशन में जाने लगी थी। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में गजब का बदलाव आ रहा था। इंस्टीट्यूट की टीचर ने एक दिन उससे कहा, राधिका, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम आसानी से ऑफिस में काम कर सकती हो। अगले हफ्ते एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू है, अगर चाहो तो मैं तुम्हारा नाम भेज दूं। राधिका की सांसें तेज हो गई। मैम, क्या सच में मैं नौकरी कर सकती हूँ? टीचर मुस्कुराई, क्यों नहीं, बस हिम्मत रखो, बाकी मेहनत तो तुमने पहले ही कर ली है। शाम को राधिका ने भाभी को बताया, भाभी, मुझे नौकरी का ऑफर मिला है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अनुपमा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। डर मत, सोच कि ये तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा जन्म है। तूने अब तक जितना सहा है, उसके बाद ये नौकरी तुझे नया आसमान देगी। और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही ये बात मोहल्ले और रिश्तेदारों में फैली तो राधिका के ससुराल वालों को भी खबर लग गई। अगले ही दिन उसका पति और सास वहां पहुंच गए। सास ने ताना मारा, वाह, हमारी बहू अब नौकरी करेगी। हमारे खानदान में कभी औरतों ने बाहर कदम नहीं रखा। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू जो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। आलोक गुस्से में बोला, अगर तूने नौकरी की तो समझ ले कि मैं तुझे कभी वापस नहीं लूंगा। राधिका कांप गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अनुपमा आगे बढ़ी। तुम्हें लेने देने की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर औरत घर चलाने में हाथ बटाए तो इज्जत घटती नहीं, बढ़ती है। और जहां औरत की इज्जत ना हो वहां वापस जाना ही क्यों? आलोक चिल्लाया,
तुम बीच में मत बोलो, जब हम चाहें इसे तलाक दे देंगे। अनुपमा ने सख्ती से कहा, तो दे दो। अब तलाक की धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। याद रखो, कानून और समाज दोनों बदल चुके हैं। औरत अब चुप नहीं बैठेगी। ससुराल वाले गुस्से में चले गए। उस रात राधिका देर तक सोचती रही। भाभी की बातें उसके मन में गूंज रही थी। आखिर उसने भाभी से कहा, भाभी आज पहली बार मैं खुद को कमजोर नहीं, मजबूत महसूस कर रही हूँ। चाहे ये लोग मुझे छोड़ दे, मैं नौकरी जरूर करूंगी। अब मैं किसी की कैदी नहीं हूँ। अनुपमा की आंखें भर आई। यही तो मैं चाहती थी राधिका। तूने हार मान ली होती तो जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन अब तू लड़ने के लिए तैयार है। इंटरव्यू के दिन राधिका की धड़कनें तेज थी। वो सादा सलवार कुर्ता पहनकर ऑफिस पहुंची। हॉल में बहुत से लोग बैठे थे। सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे। राधिका को डर लगा, क्या मैं इनके बीच खड़ी हो पाऊंगी? लेकिन उसे भाभी की बातें याद आईं। डर मत, बस सच बोलना, मेहनत का फल तुझे मिलेगा। उसने इंटरव्यू दिया। अंग्रेजी में थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया। 2 दिन बाद फोन आया, मिस राधिका, आपको हमारी कंपनी में असिस्टेंट की जॉब मिल गई है। आपका सिलेक्शन हो चुका है। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर भाभी के गले लग गई। भाभी, मुझे नौकरी मिल गई। अब अनुपमा ने उसे आशीर्वाद दिया। ये तो बस शुरुआत है राधिका, अब तुझे लड़ना है। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि राधिका को नौकरी मिल गई है, तो तरह तरह की बातें होने लगी। देखा, अब लड़की नौकरी करेगी, पति छोड़ देगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अनुपमा ने ये सुना और जवाब दिया, अगर औरत की मेहनत से उसका घर टूटता है, तो ऐसा घर टूटना ही बेहतर है। जो रिश्ता औरत की इज्जत ना कर सके, वो रिश्ता कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। राधिका का पति और ससुराल वाले ये खबर सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने फोन कर कहा, अगर तूने नौकरी शुरू की तो हम कोर्ट में जाएंगे, तुझे बदनाम कर देंगे। लोग कहेंगे कि तूने हमें छोड़ा क्योंकि तुझे बाहर मस्ती करनी है। राधिका डर गई, लेकिन इस बार उसने खुद कहा, सुन लो, अब मैं तुम्हारी गालियां और धमकियां नहीं सुनूंगी। मैं नौकरी करूंगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ हूं तो तलाक दे दो। मुझे अब तुम्हारे नाम की जरूरत नहीं। ये सुनकर भाभी की आंखों में गर्व छलक आया। आज उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब वो ऑफिस जाने वाली थी। उसने हल्की सी नीली साड़ी पहनी, बालों को साधारण जूड़े में बांधा और हल्की मुस्कान दी। अनुपमा ने देखा तो वो भावुक हो गई। राधिका, तू कितनी बदल गई है। पहले जब तू आई थी तो डरी सहमी बच्ची लग रही थी। आज तू आत्मविश्वास से भरी औरत लग रही है। राधिका ने झिझकते हुए कहा, भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरा हाथ ना पकड़ती तो मैं कब की हार मान चुकी होती। ऑफिस का माहौल राधिका के लिए बिल्कुल नया था। कंप्यूटर स्क्रीन, फाइलें, टेबल, चेयर, सब कुछ अजनबी। सहकर्मी अंग्रेजी और तेज तेज हिंदी में बातें कर रहे थे। किसी ने ताना मारा, नई आई है, लगता है गांव से आई होगी। राधिका का चेहरा झुका, लेकिन तुरंत उसने भाभी की सीख याद की, लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन अपने काम से सबको जवाब देना। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं गांव से आई हूँ, लेकिन सीखने का हक हर किसी को है। मैं भी सीख लूंगी। सहकर्मी चुप रह गए। महीने का अंत आया। राधिका के हाथ में पहली बार उसकी पहली सैलरी, 15,000 रुपए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दौड़कर भाभी को दिखाया, भाभी, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। अनुपमा की आंखें नम हो गईं। आज तूने सिर्फ पैसे नहीं कमाए राधिका, आज तूने अपनी इज्जत, अपना आत्मविश्वास कमाया है। ये लम्हा तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। राधिका ने तय किया कि इस पैसे से वो सबसे पहले भाभी के लिए एक साड़ी खरीदेगी। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। देखा, भाभी जी की ननद अब नौकरी करती है, अकेली बाहर जाती है। कौन सा घर संभाल पाएगी ये औरत? अगर पैसे कमाने लगे तो घर टूट जाता है। अनुपमा ने ये सब सुना। उन्होंने मोहल्ले की औरतों को बुलाकर कहा, बहनों, सोचो, अगर घर के मर्द कमाई ना करे तो औरतों को भूखों मरना पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो फिर अगर औरत कमाए तो घर क्यों टूटेगा? घर तो और मजबूत होगा।
वो औरतें चुप हो गई, लेकिन कुछ को पहली बार एहसास हुआ कि अनुपमा सच कह रही है। राधिका के पति और ससुराल वालों को ये सब सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा, अगर ये नौकरी में जम गई तो फिर कभी हमारे बस में नहीं आएगी। वे एक दिन फिर उसके मायके पहुंचे और मीठी मीठी बातें करने लगे। आलोक ने कहा, राधिका, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई। अब वापस आ जाओ, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। राधिका का दिल दुविधा में पड़ गया, लेकिन अनुपमा ने धीरे से उसके कान में कहा, ये लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं, तू इनकी मीठी मीठी बातों में मत आना। राधिका ने साहस जुटाकर कहा, अगर आप सच में बदल गए हैं तो पहले सबके सामने मान लो कि आपने मेरे साथ गलत किया था, तभी मैं सोचूंगी, वरना अब मैं आपकी कठपुतली नहीं। आलोक गुस्से में वहां से चला गया। ऑफिस में धीरे धीरे राधिका सबकी चहेती बन गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रभावित कर दिया। बॉस ने कहा, राधिका, अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो जल्द ही तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। राधिका ने पहली बार सोचा, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगी, मैं अपना करियर बनाऊंगी। उसने भाभी से कहा, भाभी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ जीऊं नहीं बल्कि कुछ बड़ा करूं, ताकि हर औरत को हिम्मत मिले। अनुपमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यही तेरी जीत होगी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अचानक कुछ गुंडे उसका पर्स छीनने लगे। राधिका डर गई, लेकिन तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और गुंडे भाग गए। राधिका को शक हुआ, ये सब अचानक क्यों हुआ? कहीं ये मेरे ससुराल वालों की चाल तो नहीं? उसने भाभी को बताया। अनुपमा ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल हो सकता है। ये लोग तुझे डराना चाहते हैं, लेकिन तू डरेगी नहीं। अब तू अकेली नहीं है, कानून तेरे साथ है। उस रात राधिका खिड़की से आसमान की ओर देख रही थी। चांद चमक रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कितने भी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं खुद को साबित करूंगी। मैं हर औरत के लिए मिसाल बनूंगी। ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। बॉस ने घोषणा की, हमारी टीम में इस बार सबसे मेहनती और ईमानदारी कर्मचारी रही राधिका शर्मा। हम इन्हें सुपरवाइजर के पद पर प्रमोट कर रहे हैं। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। राधिका की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, ये सब भाभी की वजह से मुमकिन हुआ। अनुपमा को जब खबर मिली तो वो खुशी से झूम उठी। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये खबर राधिका के ससुराल तक पहुंची और सास बोली, देखो, अब तो शहर भर में इसका नाम हो गया। अगर ये और आगे बढ़ी तो हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। आलोक ने गुस्से से कहा, ये औरत अब हमारे सर चढ़ गई है, इसे नीचे गिराना ही होगा। उन्होंने मिलकर एक चाल चली। राधिका पर चरित्रहीनता का आरोप लगाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में अफवाह फैल गई, राधिका का अपने ऑफिस के बॉस से चक्कर है, इसीलिए तो उसे प्रमोशन मिला है। लोग कानाफूसी करने लगे। राधिका जब बाजार जाती तो लोग उसे घूरते। किसी ने ताना मारा, बहुत जल्दी तरक्की मिल रही है ना, समझ गए कैसे? राधिका का दिल रो पड़ा। वो घर आकर भाभी के गले लगकर बोली, भाभी, मैंने तो बस मेहनत की थी, लेकिन लोग मुझे गंदी नजरों से देख रहे हैं। अनुपमा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, राधिका, सच्चाई की राह पर चलने वालों को हमेशा कांटे चुभते हैं। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तू डर मत। तेरे ससुराल वालों ने अब हद कर दी। उन्होंने वकील करके राधिका पर पति से बेवफाई का केस डाल दिया। उनका कहना था, राधिका ने घर तोड़ा है, उसे समाज से निकाल देना चाहिए। समाज के बुजुर्गों ने भी पंचायत बुलाई। सबने कहा, औरत अगर पति के खिलाफ जाती है तो वो बदचलन ही कहलाती है। राधिका कांप गई, लेकिन अनुपमा खड़ी हो गई और बोली, अगर औरत अपने अधिकार मांगे तो क्या वो बदचलन हो जाती है? अगर पति रोज उसे पीटे तो वो सहती रहे, यही उसका धर्म है? नहीं, ये अन्याय है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस कोर्ट में पहुंचा। राधिका के पति के वकील ने कहा, मान्यवर, राधिका ने पति का अपमान किया है। ये नौकरी के बहाने चरित्रहीनता फैला रही है, इसे सजा मिलनी चाहिए। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। अनुपमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, साहस रख, सच हमारे साथ है। अनुपमा ने सबूत जुटाए। ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज, सहकर्मियों के बयान, बॉस का शपथ पत्र, सबसे साबित हुआ कि राधिका ईमानदार है और उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। जज ने फैसला सुनाया,
अदालत में प्रस्तुत किए गए सबूतों से ये साबित होता है कि राधिका पर लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं। इसके ससुराल वाले इसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं। इसीलिए अदालत आदेश देती है कि राधिका को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है और उसकी रक्षा की जाएगी। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अनुपमा के पैरों को छूकर कहा, भाभी, अगर आप ना होती तो मैं कब की टूट चुकी होती। फैसले के बाद धीरे धीरे मोहल्ले के लोग बदलने लगे। जो औरतें पहले ताने देती थी वही अब आकर कहने लगी, बहन तूने हिम्मत दिखाई, अब हमें भी सीख मिली कि औरत चुप रहकर सब सहने के लिए पैदा नहीं हुई। कुछ लड़कियां राधिका के पास आई, दीदी हम भी नौकरी करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगी। राधिका मुस्कुराई, हाँ, अब मैं हर उस लड़की का हाथ पकड़ूंगी जो टूटने लगे। एक दिन ऑफिस में राधिका को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का अवार्ड मिला। उसने मंच से कहा, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस औरत का है जिसे उसके अपने ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मत टूटो, मत झुको। अगर मैं लड़ सकती हूँ तो हर कोई लड़ सकता है। भीड़ में अनुपमा की आंखें छलक रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मेरी ननद सचमुच दुनिया के लिए मिसाल बन गई। कोर्ट केस जीतने के बाद राधिका ने महसूस किया कि उसकी तकलीफ सिर्फ उसकी नहीं थी। हजारों औरतें थी जो चुपचाप प्रताड़ना सह रही थी। एक रात उसने भाभी से कहा, भाभी, मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हर औरत को हक मिले, हर बहन को आवाज मिले। अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। राधिका ने अपनी तनख्वाह से एक छोटा सा दफ्तर किराए पर लिया। ये एनजीओ उन औरतों के लिए था जिन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जिन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला, जिन्हें अपने ही घर वालों ने बेइज्जत किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, लोग हंसते, अरे खुद तो अपने घर से निकाली गई थी और अब औरों का घर बचाएगी। औरतें ऐसे काम नहीं कर पाती, ये सब दिखावा है। लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। एक दिन एनजीओ में एक औरत आई, उसका नाम था रीना। चेहरे पर नीले निशान, आंखों में डर। उसने धीरे से कहा, दीदी, मेरे पति रोज मुझे पीटते हैं, मैं कहाँ जाऊं। राधिका का दिल भर आया। उसने उसे दफ्तर के गेस्ट रूम में ठहराया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसे सिलाई का काम सिखाया ताकि वो खुद कमा सके। कुछ महीनों में रीना आत्मनिर्भर हो गई। वो बोली, दीदी, आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी, मैं अब और औरतों की मदद करूंगी। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यही तो मेरा असली मकसद है। लेकिन जितनी औरतें राधिका की मदद लेने लगी, उतना ही समाज का विरोध बढ़ गया। कुछ लोग कहते, ये औरतें घर तोड़ रही हैं, ये सब मर्दों के खिलाफ साजिश है। राधिका के एनजीओ पर पत्थर फेंके गए। दीवार पर लिखा गया, चरित्रहीन औरतें यहाँ रहती हैं। राधिका टूटी नहीं। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम घर तोड़ने नहीं, जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी को सच से दिक्कत है तो वो अपनी सोच बदले। हर मुश्किल में अनुपमा उसका हाथ थामे खड़ी रहती। वो कहती, राधिका, तेरी लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं रही, अब तेरे पीछे सैकड़ों औरतें खड़ी हैं। तू रुकी तो वो सब रुक जाएंगी। राधिका सिर हिलाकर कहती, हाँ भाभी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुछ महीनों बाद राधिका ने सोचा, औरतों की मदद तो हो रही है, लेकिन बच्चियों को अगर बचपन से शिक्षा मिलेगी तभी समाज बदलेगा। उसने एनजीओ के तहत एक फ्री स्कूल शुरू किया जहां गरीब लड़कियां पढ़ने आने लगी। वो बच्चियों से कहती, तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं है, पढ़ाई ही तुम्हारा हथियार है। उन मासूम आंखों में जो चमक थी, उसने राधिका को और मजबूत कर दिया। लेकिन जैसे जैसे राधिका का काम बढ़ा, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़े। कुछ लोग जिन्हें औरतों की आज़ादी पसंद नहीं थी, उन्होंने उसके खिलाफ फंड की हेराफेरी का झूठा केस दर्ज करा दिया। पुलिस एनजीओ पर छापा मारने आई। लोगों ने फिर ताने मारे, देखा, यही निकली असली रंगीन मिजाज औरत, दूसरों के नाम पर पैसे खा रही थी। राधिका का दिल टूट गया। वो रात को भाभी के गले लगकर बहुत रोई। भाभी, क्यों बार बार मुझे गिराने की कोशिश होती है। अनुपमा ने उसका माथा चूमते हुए कहा, क्योंकि तू सच की राह पर है। याद रख, जब तक लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब तू सही दिशा में जा रही है। राधिका ने सबूत इकट्ठा किए, बैंक की रिपोर्ट, डोनेशन का हिसाब।
बच्चियों की पढ़ाई के दस्तावेज। जब मामला कोर्ट में गया तो सच सामने आ गया। जज ने कहा, राधिका और उसका एनजीओ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। फिर से समाज को झटका लगा। लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसके समर्थन में खड़े होने लगे। उसने एक भाषण में कहा, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं तो वही औरत हूँ जिसे कभी गवार कहकर अपमानित किया गया था, लेकिन आज मैं उन सब औरतों के लिए खड़ी हूँ जिन्हें चुप कराया गया। मैं चाहती हूँ कि हर बहन हर बेटी अपने हक के लिए खड़ी हो सके। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक आलोक आ पहुंचा। उसने मीडिया के सामने कहा, ये औरत झूठी है। पहले मेरे घर से भाग गई और अब समाज को गुमराह कर रही है। ये घर परिवार तोड़ने वाली है। राधिका सन्न रह गई। पूरा मीडिया उसकी तरफ देखने लगा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर एक औरत का अपने सम्मान के लिए लड़ना घर तोड़ना कहलाता है तो हाँ, मैंने वो किया। लेकिन सच ये है कि मैं घर नहीं औरतों की टूटी जिंदगी जोड़ रही हूँ। मीडिया ने उसकी बात को हेडलाइन बना दिया। लोगों में दो खेमे बन गए। एक जो कह रहे थे कि राधिका ने सही किया, दूसरा जो आलोक और उसके परिवार के साथ खड़ा हो गया। एनजीओ के सामने फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर गालियां, ट्रोलिंग, झूठी खबरें सब फैलने लगी। राधिका टूटने लगी, लेकिन अनुपमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, याद रख, तुझ पर पत्थर तभी फेंके जाते हैं जब तू ऊंचाई पर होती है। आलोक ने फैमिली कोर्ट में केस दायर कर दिया। मेरी पत्नी को मेरे पास वापस भेजा जाए, वरना उसका एनजीओ बंद किया जाए। ये सुनकर राधिका का खून खौल उठा। उसने वकील से कहा, मैं अब हर उस औरत की तरफ से लड़ूंगी जिसे मजबूर किया जाता है अपने गुनहगार के पास लौटने के लिए। कोर्ट में उसने कहा, क्या किसी औरत को सिर्फ इसीलिए जहर जैसे रिश्ते में धकेला जा सकता है क्योंकि समाज ऐसा चाहता है? क्या पति का मतलब सिर्फ पीटना, गालियां देना और इज्जत कुचलना है? पूरा कोर्ट सन्न था। जज ने फैसला सुनाया, राधिका अपनी मर्जी से जी सकती है, उसे किसी रिश्ते में जबरन नहीं धकेला जा सकता। फिर से सच्चाई जीत गई। उस फैसले के बाद सैकड़ों औरतें एनजीओ के बाहर जमा हुई। वे कह रही थी, दीदी आपने तो हमारी तरफ से भी जीत हासिल की, अब हमें भी जीने का हक चाहिए। राधिका ने उन्हें देखकर कहा, ये जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। अब हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। अब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम राधिका के साथ हैं। उस घटना के बाद राधिका को राष्ट्रीय महिला आयोग का विशेष सदस्य बना दिया गया। अब वो सिर्फ एक एनजीओ चलाने वाली नहीं, बल्कि पूरे देश की औरतों की आवाज बन गई थी। जब वो मंच से बोली, अगर हम औरतें एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।